आज हम बात करेंगे नी स्वेलिंग, जैसे घुटने के आसपास फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और जिसको हम मेडिकल टर्म्स में नी इफ्यूजन कहते हैं। आई एम डॉक्टर MS नरूला, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट अपोलो क्लिनिक्स एंड सिटी हॉस्पिटल सेक्टर 8 चंडीगढ़। तो काफ़ी कॉमनली हमारे पास ओपीडी में कोई यंग इंडिविजुअल या मिडिल एज पर्सन आते हैं जो हमें बताते हैं कि जी मेरे घुटने के अंदर सूजिश आ गई है और जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई पानी भर गया। तो सम ऑफ द ऑब्वियस रीजंस इज कि कोई इंजरी हुई हो। व्हेन आई से इंजरी, इट कुड बी एन एक्यूट ट्रॉमा और इट कुड बी अ क्रॉनिक ओवर यूज इंजरी, या फिर कोई अंडरलाइंग कंडीशन होती है जैसे कोई आर्थराइटिस होता है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। और जैसे मैंने बताया, क्रॉनिक ओवर यूज इंजरीज, अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो लॉट ऑफ पीपल से कि जी मेरे को चोट नहीं लगी थी पर मुझे स्वेलिंग आ गई। सो विल टॉक अबाउट कि बिना चोट के, ऑब्वियसली अगर चोट लगेगी तो अंदर कोई ना कोई फ्रैक्चर या ब्लीडिंग होगा जिसके कारण नी में स्वेलिंग आ जाती है, वो तो बहुत ऑब्वियस है। आज हम बात करेंगे जब कोई चोट ना लगी हो एंड सडनली विदाउट एनी रीजन वन सेज कि भी मेरे पैरों में, मेरे घुटनों के ऊपर स्वेलिंग आ गई। सो लाइक आई सेड, इट इज कॉल्ड इफ्यूजन ऑफ द नी एंड इफ देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ इंजरी। सो हम सबसे कॉमन जो कारण होता है कि कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई हो या ओवर रेपिटेटिव यूज इंजरी चल रही है, कोई रॉन्ग पोस्चर करके बहुत देर एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठे, जिससे माइक्रो ट्रॉमा चलता रहता है नीज में, छोटी छोटी कोई इंजरीज चलती रहती हैं जिससे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। रिमेंबर, जब भी कोई फ्लूइड इकट्ठा हुआ है नी में तो वो इट इज़ अ रिएक्शन टू सम इंजरी और एन इंसल्ट। तो कोई ना कोई माइक्रो इंजरी चल रही है जिसके कारण वो स्वेलिंग आ गई है और कई बार हम नहीं रियलाइज़ करते। ऑफ कोर्स अंडरलाइंग कुछ कंडीशंस भी होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठियाँ, या कई और तरह के आर्थराइटिस होते हैं यंग पीपल में, मिडिल एज में। एक होता है एल्डरली पीपल में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है बिकॉज घुटना आपस में जब हड्डियाँ रगड़ खाती हैं तो एक इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग है और कई बार वो घुटने की पिछली साइड पे भी आ जाती है जिसे हम बेकर सिस्ट कहते हैं। फिर अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, जैसे कईयों का खून क्लॉट नहीं होता तो इसके अंदर एक ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जो फ्लूइड नहीं होता वो ब्लड होता है। सो दैट इज अनदर रेयर कॉज ऑफ स्वेलिंग अराउंड द नी। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डायग्नोज एंड ट्रीट दिस न्यू इफ्यूजन। सो हाउ डू वी मैनेज दिस? ऑफ कोर्स जो एक अंडरलाइंग कंडीशन है, जैसे आपने डायग्नोज किया कि कोई आर्थराइटिस है, कोई इंजरी है, तो उसको तो ट्रीट करना ज़रूरी है। पर सिम्टम्स जो इफ्यूजन है नी, जो बहुत पेनफुल हो जाता है, जॉइंट सूजा होता है और पानी भी इकट्ठा होता है, उसको इमीडिएट जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा स्टैंडर्ड राइस ट्रीटमेंट, जिसमें हम कहते हैं रेस्ट करना है। तो अगर कोई एक्टिविटी है जो आपको वो जिसकी वजह से हो रहा है, उस एक्सरसाइज को बंद करिए, अपना नी को और लेग को रेस्ट दीजिए, फिर उसको इमोबिलाइज करिए, अगर कुछ बांध के या एलिवेट करके किसी चीज़ पे उसको दो सिराने के ऊपर या एक कोई भी एलिवेट कोई जगह पे रखिए, फिर उस पर कंप्रेशन दीजिए, थोड़ा सा उसको हम उस पर बैंडेज हल्का सा बांध सकते हैं ताकि उस पर प्रोटेक्शन आ जाए। फिर उसको हम एलिवेट करते हैं, एलिवेट मतलब अगेन कि 2 पिलोज के ऊपर। एंड आइसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिड्यूस दिस स्वेलिंग। यू कैन अप्लाई 15-20 मिनट्स ऑफ आइस 3 to 4 टाइम्स अ डे। आइसिंग से आपकी और एलिवेशन से आपकी मोस्ट ऑफ दी स्वेलिंग सबसाइड या डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। ऑफ कोर्स इसको डायग्नोज करना ज़रूरी है, उसमें हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक्सरेज करवाते हैं कि कोई इंजरी तो नहीं है, और कई बार MRI की ज़रूरत पड़ती है तो सी कि वो फ्लूइड कैसा है और कोई कार्टिलेज या लिगामेंट इंजरी हो। तो मोस्टली ये तीनों टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे को वी आर श्योर कि किस वजह से है, तो सिंपल राइस या प्राइस ट्रीटमेंट से, जिसमें रेस्ट, आइसिंग, कोल्ड कंप्रेस, एलिवेशन से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स पीपल विल आस्क, इज इट सीरियस? देखो, अगर तो ये कभी कभी ट्रांजिएंट स्वेलिंग है और जो कि बहुत पेनफुल नहीं है, तो इसमें कोई सीरियस बात नहीं है, आपको डायग्नोज करना चाहिए। पर हाँ, अगर वहाँ पर रेडनेस है, वार्मथ है, जो कि इन्फेक्शन की तरफ कई बार इशारा करती है, या पेशेंट को फीवर है, या स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत पेनफुल है और तंग कर रही है, तो डेफिनेटली वो एक सीरियस बात है। सीरियस तो नहीं मैं कहूँगा, कंसर्न है, जो कि एक डॉक्टर के साथ आपको एड्रेस करना पड़ेगा। सो कैन वी एक्सरसाइज, कैन वी मसाज, क्या करना चाहिए? देखो, ट्रीटमेंट जब मैं इसकी बात करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम जो राइस ट्रीटमेंट, वी गिव सम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। कोई जेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे वॉकिंग, और कुछ लेग के स्ट्रेचेस होती हैं जिससे ये डील हो सकता है, और उसको ऑफ कोर्स उसकी जो अंडरलाइंग कंडीशन को ज़रूर देखना है। सो इसमें एक्सरसाइज हम लाइट एक्सरसाइज कहते हैं, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा नी को फोल्ड नहीं करना, जैसे हम कहीं चौकड़ी मार के बैठना या ज़मीन पर बैठना, वो अवॉइड करना है। Gentle walking is a good exercise, and a gentle massage, not a vigorous जैसे deep tissue massage नहीं, but a gentle massage after doing icing is also going to help you.
apart from anti-inflammatory medications. So does it go away on its own? ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन मरीज हमसे पूछते हैं कि अपने आप चला जाएगा। हाँ, अगर हम वो अंडरलाइंग कंडीशन है, जैसे कि एक यूरिक एसिड की वजह से भी कई बार गाउट की वजह से अगर स्वेलिंग आई है, तो अगर हम यूरिक एसिड को कम कर देंगे तो अपने आप स्वेलिंग चली जाएगी। सो अगर वो अंडरलाइंग कंडीशन को हम ट्रीट करते हैं तो वो स्वेलिंग अपने आप चली जाती है, थोड़ा टाइम लेती है धीरे धीरे एंटी इन्फ्लेमेटरीज के साथ। पर अगर वो स्वेलिंग बहुत बड़ी है और आपको इतना पेनफुल हो रहा है कि आपकी एक्टिविटीज़ लिमिट हो रही है, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, वो उसके अंदर एक नीडल डाल के, इसे हम आर्थ्रोसेंटेसिस कहते हैं, हम उसके अंदर नीडल डाल के उस फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। प्लीज रिमेंबर, बार बार नीडल डालना इज नॉट एडवाइजेबल। लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट्स कम टू मी, जी मेरा हर महीने 2 महीने के बाद स्वेलिंग हो जाती है, और डॉक्टर के पास जाते हैं और नीडल डाल के वो निकाल देते हैं। वो गलत है, क्योंकि आप उसमें इन्फेक्शन इंड्यूस करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब वो आपकी जो अंडरलाइंग कंडीशन है वो ट्रीट नहीं हो रही। पर जैसे कि मैंने बताया, जस्ट टू रिड्यूस द पेन एंड गिव पेशेंट सिम्टोमेटिक रिलीफ, हम नीडल डाल के उस फ्लूइड को निकाल देते हैं और उस पर एक कंप्रेशन बैंडेज दे देते हैं। उसका 2 फायदा है। एक तो फ्लूइड से निकालने से जो जॉइंट कैप्सूल डिस्टेंडेड है वो रिलैक्स हो जाता है, पेन खत्म हो जाती है, और प्लस हमें जो फ्लूइड मिलता है उसको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं कि कहीं वो इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई यूरिक एसिड तो नहीं है, कोई आर्थराइटिस नहीं है। तो हमें वो फ्लूइड के एग्जामिनेशन से, जो हम जॉइंट फ्लूइड एग्जामिनेशन कहते हैं, उससे भी हमें काफ़ी हद तक क्लू मिल जाता है उस बीमारी। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आस्क मी कि डॉक्टर साहब, शुड वी डू हीट और शुड वी डू आइसिंग? ये एक मैं बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन सुनता हूँ, क्योंकि हमने बोला होता है कि जी हीट करो, फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं आइसिंग करो, नॉट जस्ट फॉर नी स्वेलिंग, कहीं पे भी। सो मैं एक जनरल आप लोगों को एक रूल बताना चाहूँगा। देखिए, दोनों का अपना अपना रोल है। जहाँ पे एक्यूट पेन और स्वेलिंग है, स्पेशली जहाँ पे आप जैसे आए हैं, कहीं इंजरी हुई है, आपको चोट लगी है और आपका नी या कोई भी जॉइंट सोलन है और आपको पता है कि आपको चोट लगी है, चाहे वो जिम में हुई है, चाहे आपको कहीं चोट गिरने से हुई है, तो फर्स्ट 2 to 3 days ऑफ आइसिंग, जैसे मैं हमेशा राइस ट्रीटमेंट कहता हूँ, व्हाट आइस डज, रिमेंबर, नो अमाउंट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। आइस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्वेलिंग एंड देयरफॉर रिड्यूस द पेन। तो हम जैसे आइसिंग करते हैं 5-10 मिनट दिन में 4-5 बार, हमारी स्वेलिंग कम हो जाती है और हमारा पेन कम हो जाता है। फॉर द फर्स्ट 3-4 days 5 days आइसिंग इज वेरी हेल्पफुल। अगर कोई इंजरी क्रॉनिक हो गई है और आपको तंग कर रही है और स्पेशली स्टिफनेस है उसके साथ, और जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, उसमें हॉट फोमेंटेशन हेल्प्स, बिकॉज उससे आपका मोर ब्लड विल फ्लो टू दैट एरिया और आपकी हीलिंग बेटर होगी, आपका पेन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मोर ब्लड विल फ्लो तो पेन खत्म हो जाता है एंड आपकी स्टिफनेस दूर हो जाती है। तो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में वेर यू वांट मोर हीलिंग, हॉट फोमेंटेशन हेल्प्स, एंड इन एक्यूट पेन एंड स्वेलिंग आइसिंग। सो बोथ हैव अ रोल, एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि किसी ने आपको आइसिंग बोला है और किसी ने आपको हॉट फोमेंटेशन बोला।